तो अभी हम देखते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। तो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बनाया हुआ है, तो अभी फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। चलो बढ़ते हैं इसको, तो इसी से सारी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले पहले तो क्या काम क्या करना है, पूरे सेंटेंस को पढ़ना है। पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो एक सेंटेंस पढ़ते हैं। द डैश नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इज एसेंशियली द सेम। यहाँ पे आई थिंक ये कहना चाहते हैं बेसिक नीड। बेसिक नीड श्योर कि यही होगा इसका, ऐसे ही आपको भरते जाना है। पहले आप कोशिश करते रहिए, फिर मैं भर दूंगा। दे रिक्वायर डैश मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड डैश फॉर द ग्रोथ एंड, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डेवलपमेंट। तो रिक्वायर क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ पे। तो मॉलिक्यूल्स पहले से यहाँ पे आप इसको मैक्रो कर दो, मैक्रो सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, तो ये सभी मैक्रो मॉलिक्यूल्स ही। एंड क्या, और क्या चाहिए उनको, वाटर चाहिए, वाटर चाहिए और मिनरल्स चाहिए। वाटर मिनरल्स दोनों साथ ही में रहते हैं जनरली, वाटर और मिनरल्स चाहिए। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वाटर, मिनरल्स, किस लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप भर देंगे डेवलपमेंट। तो ये पूरा ऐसे होता है। फिर आगे चलते हैं। तो चैप्टर, इस चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है, मिनरल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन में ये कह रहे हैं कि ये चैप्टर मेनली फोकस करेगा किस पे, इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन पे। हम ये नहीं देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज बन रहा है, बल्कि जो मिनरल और वाटर है, जनरली मिनरल के लिए यहाँ पे देखा, इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में फोकस किया जाएगा। ठीक, और हाँ, वेयर इन यू विल स्टडी द मेथड्स टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होना चाहिए यहाँ पे, एसेंशियल, एसेंशियल टू ग्रोथ, एसेंशियल। एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका एक एक लाइन, हर चीज़ याद रहना ही अच्छा है, नहीं तो रिस्क से बाहर, नीट में रिस्क से बाहर नहीं है, रिस्क में आ जाएंगे। एसेंशियल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड द क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशिंग द, क्या है एसेंशियलिटी, यहाँ पे क्या होगा, एसेंशियलिटी। तो एसेंशियलिटी को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए कि कौन सा एलिमेंट है कि नहीं उसको। यू विल स्टडी द रोल ऑफ, मैं अब ज़्यादा कुछ समझाने की, क्योंकि कंसेप्चुअल वीडियो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट सीखने कोई नहीं आया है। बस यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी को लाइन वाइज गो थ्रू होना चाहते हैं और कम्प्लीटली याद करना चाहते हैं। और विश्वास मानिए कि अगर आप इसको बार बार करेंगे, खुद से इसको फिल करने की कोशिश करेंगे, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। यू विल स्टडी द रोल ऑफ, अभी आप पॉज करिए और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको फिल करिए। यू विल स्टडी द रोल ऑफ, क्या, रोल ऑफ कौन सा एलिमेंट्स, इसको बोलिए। अगेन एसेंशियल एलिमेंट्स, मैं वो पढ़ रहा हूँ कि आप लोगों ने पूरा भरने की कोशिश एक बार करी होगी। देयर मेजॉरिटी डिफिशियंसी सिम्टम्स, यहाँ पे ऐसे क्या होगा, सिम्टम्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ, क्या क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म इसमें बताया गया है। आपने चैप्टर अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन of these essential elements. The chapter also introduces you to briefly the dash, briefly to the dash and mechanism of biological dash fixation. यहाँ पे तो मैं शेयर हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा एंड ब्रीफली टू द, यहाँ पे होगा सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहले तो सिग्निफिकेंस क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन का और उसका मैकेनिज्म क्या है वो समझाया गया। फिर आगे चलते हैं। मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, मेथड्स टू, कैसे मिनरल रिक्वायरमेंट को पढ़ा जाए, तो इस मतलब कैसे पता किया जाए और कैसे इसको समझा जाए। उसके लिए सबसे पहले 1860, ये आप इसको भरेंगे तो यहाँ पे 1860 आएगा। आप पहले से एक बार पहले पूरा आप इसको पॉज करिए और इसको खुद से करने की कोशिश करिए, उसके बाद
मैं भरूंगा तो आप देखते रहिए। जूलियस वॉन सैक्स, जूलियस वॉन सैक्स ने पहली बार 1860 में, ये क्या है, एक जर्मन बोटेनिस्ट है, जर्मन बोटेनिस्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, डेमोन्स्ट्रेट किया कि प्लांट्स कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी, यहाँ पे आएगा ग्रोन टू मैच्योरिटी, मतलब पूरी मैच्योरिटी भी हो जाएगी, फ्लावर भी लग जाएगा, सारा कुछ होगा इन और डिफाइंड, यहाँ पे होगा इन अ डिफाइंड nutrient solution in the complete abscess of soil। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे आप छोड़ दे के यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे कंप्लीट abscess, सॉइल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है इनकम्प्लीट। और दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ, कौन सा सोल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इज नोन एज, इसी को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। Since then, a number of improvised methods have been employed to try and demonstrate or determine the mineral nutrients essential for plants। उसी समय से, मतलब जब से कोशिश की गई कि भाई ये बिना सॉइल के अगर ग्रो किया जाए तो हम बारी बारी से सारे न्यूट्रिएंट्स डाल के देखेंगे कि कौन सा जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है, किसके बिना प्लांट ग्रो कर जा रहा है, किसके बिना नहीं ग्रो कर पा रहा है, या फिर किसकी कमी से कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। तब से ही इसकी स्टडी ऐसे ही करना इसी टेक्निक से शुरू किया था। हाइड्रोपोनिक्स वाली जो टेक्निक है जूलियस वॉन सैक्स ने 1860 में बनाया था। द एसेंस ऑफ ऑल दीज मेथड्स इन्वॉल्व्स द क्या, इन्वॉल्व्स द कल्चर हो गया, culture of plants in soil predefined mineral solution। These methods require, क्या रिक्वायर करते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यूरिफाइड वाटर। इस मेथड में सबसे पहले क्या चाहिए, प्यूरिफाइड वाटर चाहिए, एंड मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट्स, और उस मिनरल न्यूट्रिएंट्स की क्या चाहिए, साल्ट्स, जो सॉइल में अपने आप होते हैं, लेकिन हम जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो हमें सारे प्योर फॉर्म में चाहिए, पानी भी प्योर चाहिए और साल्ट भी बिल्कुल प्योर चाहिए, है ना, जो मिनरल न्यूट्रिएंट है अपने साल्ट के रूप में प्योर चाहिए। अब ऐसा क्यों है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो एसेंशियल, ऐसा क्यों एसेंशियल इतना ज़्यादा, इसको एक्सप्लेन करने की बात कह रहे हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच द रूट्स ऑफ प्लांट्स वेयर इमर्ज्ड इन, कौन सा सोल्यूशन, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन होगा, ये बिल्कुल कॉमन है, इसको कोई भी भर सकता है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन वेयर इन एन एलिमेंट वाज, या तो ऐड करेंगे, एडेड, या सब्सटीट्यूटेड, या एक से दूसरे को हटाया गया, रिमूव्ड, या तो कभी रिमूव कर दिया, और गिवन इन वेराइट, क्या वेराइट कंसंट्रेशन होगा, ये वेराइट कंसंट्रेशन में दिया गया, कभी न्यूट्रिएंट को निकाल लिया गया, कभी ऐड कर दिया गया, कभी सब्सटीट्यूट किया गया, और कभी अलग अलग कंसंट्रेशन में दिया गया, तो इससे एक प्रकार से स्टडी हो रही ना। तो अब उसके आगे है मिनरल सॉल्यूशन, आगे देखिए ये रहा, मिनरल सॉल्यूशन सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ वाज ऑब्टेन्ड, और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर करके एक मिनरल सॉल्यूशन कौन सा है जो सुटेबल है बिल्कुल प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए, उसको ऑब्टेन किया गया, पता किया गया कि हाँ भाई ये सॉल्यूशन में ये वाले साल्ट्स तो होनी चाहिए। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वेयर, क्या होगा, एसेंशियल एलिमेंट्स को इसी मेथड से आइडेंटिफाई किया जाएगा। आप इसको एक बार खुद से फिल करने की कोशिश करिए, इसी मेथड से आइडेंटिफाइड, यहाँ पर आएगा आइडेंटिफाइड, जैसे टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन होता है वैसे ही यहाँ पे आइडेंटिफाइड होगा, तो आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफाइड एंड दियर डेफिशिएंसी सिम्टम्स होगा ना, डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कवर्ड, और इसी से उनका डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कवर हुआ। हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ, हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक, फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन, ये यहाँ पे टेक्निक आएगा, वर्ड यहाँ पे आएगा टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, क्या, ये इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे भरना होगा कि हाइड्रोपोनिक्स से क्या कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। तो ये यहाँ पे आते हैं वेजिटेबल्स, और कैसे वेजिटेबल्स, कुछ उसके नेम क्या है, तो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है टोमेटो। आप इसको खुद से भरने की कोशिश करिए, पहले पॉज करके, फिर ना भर पाइए
तब आपका दिमाग उसको उसकी भूख बनेगी, तब उसको आप देखिए आगे, नहीं तो ऐसे आपको याद नहीं रहेगा चीज़। तो पहला हो गया टोमेटो, अगला हो जाएगा सीडलेस कुकुम्बर, सीडलेस कुकुम्बर, और फिर आएगा यहाँ पे इसी लिस्ट में लेट्यूस। तो मेनली क्या है, वेजिटेबल्स हाइड्रोपोनिक से ग्रो किया जाता है, कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है वेजिटेबल्स सब्जियों का, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्या है, टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस। तो आप देख रहे हैं जो भी सलाद की चीज़ें हैं सारी हाइड्रोपोनिक से बन रही हैं, और वो भी सलाद वाली चीज़ों में सारा पानी का पानी ही होता है। इट मस्ट बी emphasized दैट nutrient solution must be adequately, यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लिखी है, एडिक्वेटली एरेटेड। यहाँ पे जनरली हम लोग समझते हैं, हमें लगता है कि प्लांट को पानी दे दिया, न्यूट्रिएंट दे दिया और गमले में लगाते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता कि एयर की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स जनरली मिल जाते हैं, प्लांट पानी में डिजॉल्व होते हैं कई बार, और कई बार तो सॉइल में घुसे होते हैं तो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप सॉइल नहीं है तो अपने से आपको अलग से एयरेशन करना पड़ेगा, आपको एयर देना पड़ेगा टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ग्रोथ। इससे क्या होगा, ऑप्टिमम ग्रोथ होगी, नहीं अगर आप हवा नहीं देंगे तो ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं होगी। फिर व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्यूशंस वे पुअरली एरेटेड। देखिए यहाँ पे सवाल भी आया है कि अगर अगर आप एयर ना दें, एयरेशन ना करें तो क्या होगा। तो सिंपल सा है यहाँ पे कि देखिए रूट्स जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन तो होता है ना, और रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप एयर नहीं दे रहे हो, तो रूट्स बेचारी क्या करेंगी, मर जाएंगी। ठीक, डायग्रामेटिक व्यूज ऑफ द हाइड्रोपोनिक टेक्निक इज गिवन इन फिगर 12.1 एंड 12.2। तो ये रहा डायग्रामेटिक व्यू, इस डायग्राम को भी याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे एयर निकल ना जाए, या फिर बाहर से कोई एयर चला जाए, या फिर कुछ और गलत अनडिजायर्ड चीज़ें चली नहीं जाए, इसके लिए हर जगह देखिए कॉटन लगाया गया है, यहाँ पे कॉटन, यहाँ पे कॉटन, तो ये आप देख रहे हैं कि कॉटन लगाया गया है। इसके अलावा ये देखिए ये है एरेटिंग ट्यूब, बिल्कुल अंदर यहाँ जाके सोल्यूशन में आप पंप करोगे इसमें एयर, तो एरेशन हो गया। ये फाइनल हो गया किसके लिए, वाटर ऐड करने के लिए, कैसा वाटर, प्यूरिफाइड, और न्यूट्रिएंट्स उसके साल्ट के रूप में। तो ये पूरा ऐसा हो गया, ये डायग्रामेटिक सेटअप हो गया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का कल्चर में। ये 12.1 हो गया, 12.2 भी देख ही लेते हैं। ये देखिए, तो पहले तो ये है पूरा, और इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया, तो आप इसको देखेंगे तो ये एक ट्यूब है मोटा वाला, और उससे सॉल्यूशन को रन करने के लिए एक पंप लगाया गया है, सॉल्यूशन लगातार रन करता रहे, और यहाँ पे प्लांट्स को बिल्कुल इसमें फंसाया गया है, इंटेंगल करके मतलब प्लांट कर दिया गया है किसी सॉलिड मीडियम जैसे फोम वगैरह से, ताकि उनके जड़ जो है सॉल्यूशन के कंटेंट में बना रहे। तो ये पूरा हो गया, ये दोनों फिगर हो गया। फिर से हम चलते हैं अपने फिल द ब्लैंक्स पे। फिर है एसेंशियल मिनरल, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। चलिए इसको करते हैं, पहले आप इसको पॉज करके, कितना है, एक दो, एक हो गया, दो हो गया, तीन, ऐसे कितना है, ये आप इसको पहले फिल इन द ब्लैंक्स करिए, खुद से कोशिश करिए, उसके बाद पॉज करके कोशिश करिए, उसके बाद आगे बढ़िए, मैं करता हूँ तब तक। ठीक है, पॉज करके कोशिश करिए। मोस्ट ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू, कैसे मिनरल, ज़्यादातर मिनरल्स जो सॉइल में है प्लांट में कैसे एंटर करेंगे, सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो होते हैं वो कैसे एंटर करते हैं, रूट्स के, तो रूट्स हैं जिनके थ्रू एंटर कर जाते हैं। इनफैक्ट मोर देन, अच्छा देखिए यहाँ पे आप इसको पूरा सेंटेंस पढ़िए, इनफैक्ट मोर देन डैश एलिमेंट्स ऑफ 105 डिस्कवर्ड सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। यहाँ पे आपको याद हो तो यहाँ पे आता है 60, कि 105 जितने डिस्कवर हुए थे बहुत पहले, उसमें से 60 जो है एलिमेंट्स ऐसे, यहाँ पे आएगा 60 ऐसे एलिमेंट हैं जो बिल्कुल एसेंशियल है, मतलब एसेंशियल तो नहीं मतलब कह सकते, एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं प्लांट्स में, ऐसा अभी पहले डिस्कवर होता है, एसेंशियलिटी तो अभी आगे देखेंगे। तो प्लांट्स में 105 में से 60, सोचिए आप, मतलब हाफ है, करीब हाफ ही है, हाफ एलिमेंट्स, हाफ, मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ एलिमेंट्स जो है वो प्लांट में ही पाए जा रहे हैं, केवल प्लांट्स में। सम प्लांट स्पीसीज एक्यूमुलेट सेलेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो क्या एक्यूमुलेट करते हैं, सेलेनियम। सेलेनियम इतना रेयर टाइप का एलिमेंट है जिसको प्लांट एक्यूमुलेट करता है, और कुछ अदर्स ऐसे हैं जो और क्या एक्यूमुलेट करते हैं, गोल्ड भी एक्यूमुलेट करते हैं। कितना एक्सपेंसिव चीज प्लांट एक्यूमुलेट कर रहा है, आदमी तो एक्यूमुलेट करता ही है, सोना सोना सोना, अब प्लांट को भी सोने की लालच लगी। वाइल द सम प्लांट्स ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर
न्यूक्लियर कैसा साइट, जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट वाले साइट होते हैं, तो न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स टेक अप रेडियोएक्टिव स्ट्रोंशियम, ये आपको ध्यान होना चाहिए। स्ट्रोंशियम जो होता है ये रेडियोएक्टिव होता है और इसको प्लांट्स जो है अब्जॉर्ब करते हैं। अब सोचिए अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो सवाल तो आएगा दिमाग में कि भाई कभी गोल्ड को, कभी सेलेनियम को, कभी रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम को प्लांट क्यों ऑब्जर्व कर रहा है? क्या इसे कोई ज़रूरत भी है, ऐसे ही ऑब्जर्व करके इकट्ठा करना चाहता है? क्या गोल्ड की ज़रूरत है उसे सच में, या लालच के बारे किया जा रहा है स्टोर? स्ट्रोंशियम सोचिए, सेलेनियम, तो वही वो कहना चाहते हैं कि देखिए इतने एलिमेंट्स हैं जो प्लांट स्टोर करता है और ऑब्जॉर्व करता है, स्टोर करता है, तो क्यों, या एसेंशियल भी है या नहीं, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। आगे देखते हैं। देयर आर टेक्निक्स दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल्स इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। हम कह रहे हैं कि कई टेक्निक्स ऐसे, फिजिक्स केमिस्ट्री इसीलिए तो बना हुआ है, सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। उन्होंने कहा है कि ऐसे टेक्निक डेवलप किए जा चुके हैं जिससे हम मिनरल्स जो हैं उनको बहुत लो कंसंट्रेशन, अगर बहुत कम कंसंट्रेशन में है तब भी हम उनको मेजर कर सकते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो लो कंसंट्रेशन कितना बताया गया है कि 10⁻⁻8 ग्राम, सोचिए कितना कम है। 10⁻⁸ ग्राम पर ml कंसंट्रेशन भी है अगर, पर ml कंसंट्रेशन भी है अगर, तो भी पता कर लिया जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए दिमाग में सवाल जो आता है, वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्लांट, जो प्लांट में प्रेजेंट है, जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गोल्ड हो गया, अब प्लांट ने स्टोर कर लिया इसको, गोल्ड हो गया, सेलेनियम हो गया, आर रियली नेसेसरी, के सच में इनका काम है कुछ, प्लांट जो इनको रखे जा रहा है, यही दिमाग में सवाल आ रहा है। ठीक, तो आगे हम फिल करते हैं, मैं इसके लिए आपको दिखा देता हूँ, आप पहले पॉज करके इसको फिल करिए। ठीक है, ये रहा क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, अगला टॉपिक है, इसको आप पॉज करिए और पॉज करके इसको आप फिल करिए, तब तक मैं फिल करता हूँ। हाँ, तो ये टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। द क्राइटेरिया फॉर, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, एसेंशियलिटी ही है। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन बिलो, तो ये है क्राइटेरिया कुछ 1 2 3, तो ये जो 2 3 4 क्राइटेरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के लिए। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी आना चाहिए यहाँ पे, ये बिल्कुल लाइन वाइज एकदम वैसे ही का वैसा ही याद होना चाहिए। एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग क्या, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एब्सोल्युटली उसके बिना हो ही ना, नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो ही ना, इतना ज़्यादा नेसेसरी होना चाहिए। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्स द प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट देयर। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं कि मैंने साफ साफ इसको लिखा क्यों नहीं है, साफ साफ लिखूंगा तो आपका कंप्रीहेंशन खत्म हो जाएगा, साफ साफ चाहूँ तो लिखूँ, बट मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा क्लिक करे कि ये, अगर आप नहीं भर पाए उसे तो आपको पता चले कि हाँ सही सही क्या लिखा होना चाहिए, ताकि आपका दिमाग थोड़ा कंप्रीहेंसिव वे में काम करे। लिखने को तो लिख दूंगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट देयर क्या, लाइफ साइकिल, यहाँ आएगा लाइफ साइकिल। और सेट, ये देखिए सीड्स आएगा यहाँ पे, फ्लावर नहीं, हो सकता है फ्लावर लग जाए लेकिन सीड ना बने, तो भी कहा जाएगा कि मिनरल की कमी है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट बताया गया सीड्स। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को कई बार घुमा के 6 मिनट जो है, मतलब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी गलती करा देता है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल, यहाँ पे आएगा इतना ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये किसी और एलिमेंट से रिप्लेसेबल हो, और कोई उसके उसके एसेंस को रिप्लेस ना कर सके, कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि और कोई उसका रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कि कोई और एलिमेंट से काम चला ले, कोई और मिनरल से काम चला रहे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इन अदर वर्ड, डिफिशिएंसी ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाई सप्लाइंग, आएगा सप्लाइंग सम अदर, सप्लाई करो या फिर अवेलेबल कराओ, सप्लाइंग या अवेलेबल कराओ, सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। ठीक है, द एलिमेंट मस्ट बी क्या 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 क्या, यहाँ पे आएगा वर्ड, एक एलिमेंट मस्ट बी डैश इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पे आएगा वर्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन
मेटाबॉलिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग ज़्यादा एनसीईआरटी को समझते नहीं, उन्हें लगेगा ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो बोरिंग है, लेकिन सच बताऊँ यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रहा अगला पेज, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स करिए खुद से, पॉज करके फिर आगे बढ़िए। पहले पॉज करके खुद से कोशिश करिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे जाइए, पूरा फिल करते हुए एक बार नीचे जाइए। अगर आप फिल ना कर पाए फिर बताइए। ओके, कर लीजिए फिल। हो गया? ओके, मैं चलता हूँ। बेस्ड ऑन द एबव क्राइटेरिया ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी यहाँ पे आएगा एक वर्ड जो है ना बहुत सुंदर है कि एब्सोल्यूट, जो पहले बताया गया है कि जो एबव क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा, ये जो 3 क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा, यहाँ पे 3 क्राइटेरिया था, तो उससे हमें पता चला कि इन तीनों क्राइटेरिया का अगर ध्यान रखें तो हमें पता चलेगा कि देखिए जो प्लांट इतना ज़्यादा स्टोर कर रहा है एलिमेंट्स ना, वो उतना ज़्यादा एसेंशियल है नहीं। एसेंशियल जो एब्सोल्यूट एसेंशियल है वो कुछ ही है, अब ओनली फ्यू, देखिए लिखा है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, तो सारे एसेंशियल नहीं है, ओनली अ फ्यू आर एसेंशियल। एब्सोल्युटली होगा यहाँ पे, एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो सच में जो एसेंशियल है वो केवल कुछ ही है, भले प्लांट्स कितने भी एलिमेंट्स स्टोर कर रहा हो, लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट्स उसमें अगर देखा जाए तो ज़्यादा एब्सोल्यूट उनका रिक्वायरमेंट नहीं है, वो प्लांट स्टोर करता है। मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता क्यों करता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट हमने पता किया कि केवल कुछ ही एलिमेंट्स का है। ठीक है भाई, बाकी एलिमेंट्स की कमी होने से प्लांट पे कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसका क्या मतलब है, कुछ नहीं। जब तक हम नहीं जानते हम कहेंगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर फर्दर रहेगा ना फिर से। अब जो एलिमेंट्स एसेंशियल है, सारे नहीं, जो 60 थे 60 थे वो नहीं, जो एसेंशियल है उसमें से जितने हैं बहुत कम है, 60 से तो बहुत कम है, तो जितने भी हैं 20 25 26 आप देखेंगे आगे कितने हैं, आपको पता भी है। तो उसमें से जो एलिमेंट्स उनको फर्दर डिवाइड किया गया कि वो कितने टाइप के हैं, तो उनको 2 टाइप में डिवाइड किया है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन दियर, किस बेसिस पे, ऑन दियर क्वांटिटेटिव। ये भी शायद आपको यहाँ पे होना नहीं चाहिए, इसको खुद से फिल करना चाहिए। क्वांटिटेटिव, कहीं क्वालिटेटिव ना लिख दे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो पहला क्या है उसका टाइप में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या आएगा यहाँ पे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो चलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या कौन कौन से हैं इसको देखते हैं, और इनका क्या क्राइटेरिया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, वो भी देखते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट्स इन लार्जर अमाउंट्स। मैक्रो कहा गया है, इसका मतलब है कि ये मैक्रो मतलब होता है ज़्यादा, यानी लार्ज अमाउंट में इनकी जरूरत होती है। कितना, फिर भी कितना, तो 10, यहाँ पर आपको बंद करना है, 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल पर के जी, ये पर के जी में 10 मिलीमोल होना चाहिए। ड्राई मैटर, ये भी देखिए वो जो ड्राई मैटर का, पहले लोगों को लगेगा कि ऐसे सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या एकदम, इसी को कहते हैं एक्यूरेसी। एग्जाम की एक्यूरेसी यही है कि आपको बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक पता है कि क्या लिखा गया है वहाँ पे और क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये भी अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड क्या, आपको पता है इसमें कार्बन है, सी से कार्बन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा, नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा, फॉस्फोरस होता ही है, फॉस्फोरस। अगला क्या है, सल्फर, तो हो गया सल्फर। ये क्या है, ये पी से क्या हो सकता है, फॉस्फोरस तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये पोटासियम, पोटासियम ही है। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है, ये क्या हो सकता है, ये सी से जो है ये क्या हो सकता है, तो ये है कैल्शियम, और ये क्या है, मैग्नीशियम। ये देखिए जितने भी कम मॉलिक्यूलर मास वाले हम लोग पढ़ते हैं जनरली ऑर्गेनिक में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसको मैंने ऐसे ही एक तरफ से याद कर लिया है, तो आपने भी किसी ट्रिक से याद किया होगा, इसको बिल्कुल याद रखिए। और फिल इन द ब्लैंक्स में बिल्कुल आप यहाँ पे एम से मॉलिब्डेनम ना समझें, मैग्नीशियम ही होगा। पी से 2 हैं, सल्फर एस से है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो है ही, तो ये 4 हो गए, और पी से 2 हो गया, और एक हो गया एस एम,
एस एम, एम से हो गया मैग्नीशियम ये पहला वाला और लास्ट वाला सल्फर, ठीक है। तो 4 और 4 ये और 4 ये और 2 ये और 2, तो 4 2 6 तो 8, तो 8 हो गए ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नंबर भी ध्यान रखना है आपको, इसमें अलग से लिखा नहीं कितना है, बट आपको काउंट करके इसको ध्यान रखना है। ऑफ दीज, आगे देखते हैं, ऑफ दीज डैश डैश एंड डैश आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, मेनली ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। तो ये आपको यहाँ पे तुरंत क्लिक करना चाहिए, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही तीनों बहुत ज़्यादा जो अमाउंट में चाहिए होता है, ये तीनों को प्लांट मेनली कहाँ से ऑब्टेन करता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कार्बन ऑब्टेन करने का प्लांट का यही तरीका है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में उसको खा ले, उसको उसी को लेके उसको सिंथेसाइज करे, उसी से तो फोटोसिंथेसिस करता है। और दूसरा क्या है, H2। आपको पता होगा जो H2O है उसी से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा होगा। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इसको इन्हीं 2 कंपाउंड से प्लांट्स रिसीव करते हैं। while the others are absorbed from the soil as mineral nutrition। तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 हो गए शुरू के, ये तीन इनको प्लांट कैसे एयर से लेता है ना। और बाकी जो 8 में से बाकी जो बच्चे 5 उनको कैसे लेता है, वो मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाते हैं, क्योंकि डिजॉल्व स्टेट में वो प्लांट को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, मतलब सॉइल के साथ, सॉरी वाटर के साथ सॉइल से, ठीक है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपको पता है कि इसका क्या स्मॉल अमाउंट में जरूरत होगी, और इनको देखिए, इसको पढ़िए पहले, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और डैश एलिमेंट्स। तो इसका एक और नाम भी है, वो क्या है आपको पता होगा, ये ध्यान रखिए, जनरली लोग इसको याद नहीं रखते, इसका नाम है ट्रेस एलिमेंट्स। क्या है, ट्रेस एलिमेंट्स आर नीडेड इन क्या, सिंपली वेरी स्मॉल। देखिए वहां पे लार्ज लिखा था, यहाँ पे वेरी स्मॉल लिखा है ना। सारी चीज को अगर आप एनसीईआरटी को बिल्कुल वैसे ही वैसे ध्यान रखेंगे तभी सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नो। स्मॉल अमाउंट, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। देखिए यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा है इसीलिए ताकि आप इसको फिल करोगे, यहाँ पे ड्राई होगा, है ना। बहुत स्पेसिफिक है कि ड्राई मैटर का ही बात कर रहा है कोई, भाई एक्सपेरिमेंट करने लगे वो ड्राई मैटर ना समझे, वो पूरा जो वेट है, फ्रेश वेट है, उसको ले ले, तो वो ठीक नहीं है। फिर डीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो आप देखिए आ रहा है, जो उसका नाम है आयरन। ऐसे क्या हो सकता है, आयरन। अब मैग्नीशियम तो पहले ही चुका है, तो एम से क्या हो सकता है, या मॉलिब्डेनम होगा या मैंगनीज होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी भर दीजिए, मैंगनीज ही भर दीजिए, मैंगनीज। और ये क्या हो सकता है, कैल्शियम भी हो चुका है, तो ये क्या हो सकता है, ये क्लोरीन होगा, क्लोरीन। और ये हो सकता है मॉलिब्डेनम, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए कि कौन सा है ना। और ये क्या, जिंक है, और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक, जिंक हो गया। ये क्या हो सकता है, बोरॉन, मुझे याद है। ये क्या हो सकता है, सी से एक तो क्लोरीन हो गया, और एक और क्या हो सकता है, कॉपर। तो यहाँ पे आप कॉपर फिल कर सकते हो, कॉपर एंड निकल। और क्या आ गया, एन से निकल। तो बिल्कुल आप देखो कि जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं है, आप चाहे ऐसे इसको याद करो, बट आपको पता करने के लिए कि आपको कितना अच्छे से पता है, सबसे अच्छा है कि आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करो अपने से, पॉज करके खुद से पूरा करो, और ना जो हो पाए उसको फिर देखो आगे। इसको आप चाहो तो 2x पे भी, या 1.5x, 1.7 पे भी देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन पॉज करके सारा फिल करो, उसके बाद मैं आगे फिल करता हूँ, ठीक है। ओके, कर लो। हाँ, तो आप कर चुके होंगे। इन एडिशन टू द क्या, 17, आप देखो कि वहाँ पे पहला वाला जो मैक्रोन्यूट्रिएंट था उसमें 8 थे, और आप देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो 8 आ रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे कितने थे, वहाँ पे थे 4 4 6 8, तो ये हो गए 16, बट ये 17 कह रहे हैं, फिर से हम काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ यहाँ पे 9 थे कुल मिला के। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं, 9, मैक्रोन्यूट्रिएंट 9 है, माइक्रोन्यूट्रिएंट 8 है, तो 9 8 17, तो टोटल जो 17 है
वही एसेंशियल है। अब देखो कितने आउट ऑफ 60, 60 में से मैं इसको फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, 60 में से केवल 17 ही एसेंशियल है, पूरी तरह से एब्सोल्यूट एसेंशियल है। बाकी सब जो है ज़्यादा काम के नहीं है, हमें नहीं पता और उनका कमी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो हम कहेंगे कि उनका बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है, एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है। तो बहुत मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टोटल में आ आएंगे 17, वो बिल्कुल एसेंशियल है। हाँ, तो इन एडिशन टू 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, तो ये जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं नियम डेबअप जो आगे बताया गया है ऊपर, नेम देयर आर सम, क्या 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 इसमें से नहीं, इसके अलावा इन एडिशन लिखा है, तो इसके अलावा जो 17 है उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स है जिनको क्या कहा था, इसीलिए मैंने बी को छोड़ दिया था आपको, ताकि आपको क्लिक करेगी यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिशियल, क्या होगा, बेनिफिशियल एलिमेंट्स। और आपको याद होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है सबसे पहले आता है सेलेनियम। आप देखिए सेलेनियम हम लोग को लग रहा था क्या काम कर रहा होगा, तो सेलेनियम आता है, इसके अलावा क्या आता है, सोडियम आता है, इसके अलावा क्या आता है, कोबाल्ट आता है, और क्या आता है, सिलिकॉन आता है। तो सिलिकॉन है ये आगे पीछे हो सकता है, कि हो सकता है पहले ये आगे पीछे हो, बट आप देखो कि सारा कुछ जैसा याद है वैसा ही याद होना चाहिए, आगे पीछे तो हो सकता है कि कौन सा पहले लिखा है, बट है यही चारों, ठीक है, सेलेनियम, सोडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन, S3C, S3C, दे आर रिक्वायर्ड बाई, क्या लिखा है, दे आर रिक्वायर्ड बाई, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर रिक्वायर्ड बाई, यहाँ पे लोग मिस करते हैं इसको, हायर प्लांट्स हो गया है ना, कह रहे हैं कि जो बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड किसकी इजाजत है, हायर प्लांट्स की तरफ, ठीक है। तो देखो आप, जो हायर प्लांट्स है वो हायर टाइप के जो हायर प्लांट्स हैं वो हायर टाइप के जो है एलिमेंट्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेलेनियम को अपने पास साथ स्टोर कर रहे हैं, सिलिकॉन को स्टोर कर रहे हैं, देखो आप कितनी मजेदार चीजें हैं। कोबाल्ट रख रहे हैं, कोबाल्ट, सोचिए कोबाल्ट क्या काम कर सकता है, बट कोबाल्ट भी स्टोर करते हैं, तो कौन, हायर प्लांट्स, प्लांट्स जब एडवांस कर रहे हैं तो अपने साथ जो मिनरल न्यूट्रिशन है उसका भी एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक। अब आगे आप इसको फिल करो फिर से, और मैं करता हूँ, मैं पॉज करके फिल कर लो। एसेंशियल एलिमेंट्स कैन आल्सो बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरी। अब जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे, यानी कितने थे वो, 17 थे, इसके अलावा 4 बेनिफिशियल थे, और बेनिफिशियल की बात नहीं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको फिर से मतलब करें, उनको और तरीके से डिवाइड किया जा सकता है 4 ब्रॉड कैटेगरीज में, कितने, 4 ब्रॉड कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ डैश फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ डैश फंक्शन, तो ऑन द बेसिस ऑफ ये डैश क्या हो सकता है यहाँ पे, हाँ डाइवर्स, डाइवर्स फंक्शन। अब उनको इतना टाइप का फंक्शन है तो कई और तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो डाइवर्स फंक्शन का जो है उस पर उस बेसिस पर डिवाइड किया गया फिर से 4 कैटेगरीज में। तो पहला क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स एच एच डैश ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हेंस डैश एलिमेंट्स ऑफ सेल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, डैश एंड डैश, अच्छा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पता होगा एसेंशियल एलिमेंट्स एच, आई थिंक यहाँ पे होगा कंपोनेंट ना, कंपोनेंट्स होगा, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हेंस, तो कौन से हैं वो एलिमेंट्स हैं जो बायोमोलिक्यूल्स, जो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ते हैं उसके एलिमेंट्स, देखो कई तो हैं जो डायरेक्ट यूज होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, जनरली डायरेक्ट यूज करता है प्लांट ना उसको, लेकिन कार्बन जो है वो तो बायोमोलिक्यूल का पार्ट हो गया, प्रोटीन है अगर तो, चाहे कार्बोहाइड्रेट होगा तो, हाइड्रोजन है, ये सब सारे जो हैं ये बायोमोलिक्यूल के डायरेक्टली पार्ट है, उनका मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। बाकी कई ऐसे हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, तो कैटलिस्ट वाले नहीं, जो बायोमोलिक्यूल की तरह काम करते हैं वो कौन से हैं, हाँ, तो एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हेंस इस इन्हीं को क्या कर सकते हैं, इन्हीं का नाम है स्ट्रक्चरल, क्या आएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स, यही तो स्ट्रक्चर बनाते हैं सारा, सेल्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यही तो काम आते हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, क्या करते हैं, वो केवल सॉल्यूशन में डिजॉल्व रहते हैं, वो स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है। तो इसमें कौन आएगा, कार्बन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन आएगा बिल्कुल, ऑक्सीजन भी आएगा, हाँ ऑक्सीजन भी चाहिए, और इसके अलावा नाइट्रोजन भी चाहिए, नाइट्रोजन प्रोटीन बनाता है। तो आप देखिए कि जो
मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको बनाने के लिए जो यूज हो रहा है मेनली वो चार है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अगला जो क्लासिफिकेशन में है वो एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ, क्या आ सकता है यहाँ पे आएगा, मुझे याद है बहुत अच्छे से, देखिए डैश हाइफन डैश केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स, यहाँ पे मैं शोरूम यहाँ पे आएगा एनर्जी रिलेटेड, क्या आएगा आपको भी पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लिक करना चाहिए, ये ऐसे ही है, एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स। तो जैसे मैग्नीशियम हो गया, किस में होता है, इसे देखो आप, इसको देख के फिल कर लो, क्लोरोफिल हो गया यहाँ पे, क्लोरोफिल एंड मैग्नीशियम किस में होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड है, वही तो एनर्जी में ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, सनलाइट की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, उसको स्टोर करने में हेल्प करता है, ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, फास्फोरस, आपको याद होगा फास्फोरस जो होता है ये किस में होता है, एटीपी में, एटीपी एडीपी सब में होता है, तो ये हो गया एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। तो ये दो क्लासिफिकेशन हो गए, बचे दो अभी और, चार है ना, चार में से दो हो गए। फिर अगला क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स दैट, एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट, क्या है यहाँ पे, एक्टिवेट, एक्टिवेट करेंगे या क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम, ये बिल्कुल वैसे ही क्लिक करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इतना, एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स, एंजाइम्स को फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, डैश एज एन एक्टिवेटर ऑफ, हाँ हाँ मुझे याद है, यहाँ पे देखिए 20 आ रहा है ना, यानी ये जरूर बात कर रहा है राइबोलोज बाइफॉस्फेट की, यहाँ पे आएगा राइबोलोज, राइबोलोज बाई बिस फॉस्फेट होगा एक्चुअली, बाई नहीं बिस होता है, तो बिस फॉस्फेट। आप जब खुद से फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि कितना एक्यूरेसी कितना इंपॉर्टेंट है, और सारा एनसीईआरटी में कितना कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। तो और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होता है इसका एक्टिवेटर होता है मैग्नीशियम, ठीक है, तो इसका एक्टिवेटर कौन होता है, मैग्नीशियम, लेकिन अगर आपको सही से याद हुआ और एक्यूरेसी के साथ, यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं, यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ होता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम 2+ आयन के रूप में इसको एक्टिवेट करता है, किसको, राइबोलोज बिस फॉस्फेट को, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिवेट है, ये एंजाइम है, ये राइबोलोज बिस फॉस्फेट तो एंजाइम नहीं, ये तो कंपाउंड का नाम है ना, वो ऑब्जॉर्वर हो गए, जो पहली बार ऑब्जॉर्व करते हैं, ये पूरे एंजाइम का क्या नाम हो जाएगा, राइबोलोज बाई बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दोनों एक्टिविटी तो होती थी, तो राइबोलोज। ऐसे ही एक और एलिमेंट है जो किसका है, ये देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे इसको तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, क्या हो सकता है यहाँ पे, ऑक्सीजनेज, और यही मैग्नीशियम जो है, यहाँ पे आई थिंक, हाँ हाँ हाँ, मैग्नीशियम जो है एक्टिवेट करता है C3 प्लांट में राइबोलोज फास्फेट, C3 C4 दोनों में करता है। इसके अलावा जो पेप कार्बोक्सिलेज होता है, फॉस्फोइनॉल, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है, पेप कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है, उसको भी वो एक्टिवेट करता है। तो आप देखिए पता चल रहा है कि कितना ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप जब फिर खुद से फिल करते हो तब पता चलता है। बोथ ऑफ विच आर, बहुत ज़्यादा ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एनसीईआरटी ने यहाँ पे वर्ड यूज किया है जो है वहाँ पे क्रिटिकल, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों बहुत क्रिटिकल एंजाइम है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। अब देखिए यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम 2+ का फंक्शन हो गया, जो एक्टिवेट कर रहा है किसको, दो एंजाइम्स को। फिर इसके अलावा बात जो आता है वो आता है डैश इज एन एक्टिवेटर, तो हाँ हाँ, ये अल्कोहल की बात कर दिया, मुझे पता है कि यहाँ पे आएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, क्या आएगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे क्या आएगा, अल्कोहल के, हाँ हाँ, जिंक 2+ इसको एक्टिवेट करता है, जिंक नहीं, फिर से ध्यान रखिए, जिंक 2+ एक्टिवेट करता है, जिंक एक्चुअली जिंक जिंक थोड़ी रहेगा, सॉल्यूशन में तो सारे साल्ट के रूप में रहते हैं ना, तो जिंक 2+, ठीक है, हाँ, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और नाइट्रोजिनेज का एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजिनेज को कौन एक्टिवेट करता है, तो मॉलिब्डेनम करता है। तो 3 लोगों के बारे में बात होगी, मैग्नीशियम 2+, जिंक 2+, और अब देखिए यहाँ पे मॉलिब्डेनम के बारे में बात जब हो रही है तो डायरेक्ट मॉलिब्डेनम लिखा है, आयन के रूप में नहीं लिखा है, तो एनसीईआरटी जो है से क्वेश्चन फंसाया जा सकता है यहाँ पे बच्चों को। एब्जॉर्प्शन तो भले आयन के रूप में होता है मॉलिब्डेनम का, बट यूज देखिए नाइट्रोजन को कैसे एक्टिवेट कर रहा है वो, एलिमेंटल फॉर्म में,
ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फिर ये पूछ भी रहे हैं कुछ, कैन यू नेम फ्यू मोर एलिमेंट्स, कुछ और भी एलिमेंट्स के नाम बता सकते हो क्या, दैट फॉल इन दिस कैटेगरी। तो और भी कई जैसे एलिमेंट्स हैं, जैसे आप देखेंगे आयरन हो गया, आयरन कैटालेज को आप याद करेंगे तो आपने पढ़ा भी होगा कि आयरन जो होता है ये कैटालेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप और भी देख सकते हो। अभी यहाँ पे हम लोग अपने साथ चलते हैं, ठीक है। आगे आप फिर करो। चौथा इसके ऊपर फॉर दिस यू विल नीड टू रिकलेक्ट सम बायोकेमिकल पाथवे यू स्टडीड अर्लियर, तो बायोमोलिक्यूल में हम लोगों ने पढ़ा होगा इसको। फिर कह रहे हैं चौथा वाला जो कैटेगरी है उसके लिए, चौथा वाला जो क्लासिफिकेशन है, सम एसेंशियल एलिमेंट दैट कैन अल्टर द डैश पोटेंशियल ऑफ सेल। ये आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे होगा ऑस्मोटिक होगा, है ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करना चाहते हैं, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल। आपको पता भी होगा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आता है वो होता है पोटासियम। आखिर वही तो है जो गॉड सेल्स को ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। पोटासियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ क्या, स्टोमाटा। हाँ यहाँ लिखा भी है, ये हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ही तो है। हाँ आगे हम पढ़ेंगे भी इसको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। यू मे रिकॉल द रोल ऑफ मिनरल्स एज सॉल्यूट्स इन डिटरमाइनिंग द वाटर पोटेंशियल। हाँ वाटर, अच्छा हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं हम लोग, वही वो कहना चाहते हैं कि तुम रिकॉल कर सकते हो उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, रोल ऑफ मैक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हमने क्लासिफिकेशन तो देख लिया, अब देखते हैं इसका रोल क्या है, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, दे पार्टिसिपेट इन वेरियस वेरियस क्या, मेटाबॉलिक, यहाँ पे क्या आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता, है ना, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। और आप क्या कर सकते हो, एम से क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द प्लांट सच एज क्या, सच एज प्लांट सच एज डैश ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है तो यहाँ पे आएगा परमिबिलिटी, परमियाबिलिटी। आप देखिए कितना अच्छे से हम लोग डिकोड कर रहे हैं इसको, परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेंटेनेंस ऑफ क्या, कौन सा कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने, हाँ याद है मुझे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, क्या लिखा है यहाँ पे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को मेंटेन करते हैं, है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अलावा सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को, और मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। सेल सैप आपको पता है, और वैक्यूल के अंदर भी होता है सैप, सेल सैप हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मेंटेन करेंगे ये लोग, ईटीएस को, ईटीएस रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ते हैं तो पता रहता है आपको बारे में। फिर इसके अलावा हाँ ये एक्शन की बात लिखा है तो बफरिंग एक्शन होगा, बफरिंग एक्शन। आपका दिमाग बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ एकदम ट्यून होना चाहिए, वही इससे होगा। आप पॉज करिए, सारा कुछ जो भी मिल रहा है पॉज करके उसको आप खुद से कोशिश करिए, तब फिर बाद में देखिए तो आपको, आप देखेंगे कि जब एक बार आपने खुद से कोशिश किया है तो दोबारा उसको भरने में आपका दिमाग उसको कैच अच्छे से करेगा, ठीक है। तो ये होगा बफरिंग एक्शन। एंड बफरिंग एक्शन हो गया, और कौन सी एक्टिविटी होगी, तो आपको पता होगा ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो सकती है ना, मिनरल्स का और क्या, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ही कंट्रोल करते हैं। तो एक्टिविटी अगर आई तो एंजाइमेटिक होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंड एक्ट एज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्या हो सकता है हमें, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के भी ये मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं। इसके अलावा कुछ हैं जो कोएंजाइम्स के साथ होते हैं, कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करते हैं और कोएंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं। वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आर गिवन। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिनरल एलिमेंट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है और उसका क्या यूज है और कितना यूज है, ये सारा कुछ, है ना। यही तीन चीजें हैं, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या यूज है, कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे यूज है, यही सारा यूज है, और कितना यूज है ये भी, है ना। दिस इज द नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन, दिस इज द एसेंशियल एलिमेंट, न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन द, यहाँ पे जी लिखा है तो आपको यहाँ पे एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ग्रेटेस्ट अमाउंट में कौन मिलता है, ग्रेटेस्ट अमाउंट इट इज अब्जॉर्ब मेनली एज, तो आपको इसको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अब्जॉर्ब जब इसे प्लांट करता है तो भले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है अमोनिया के रूप में, बट अब्जॉर्ब करने के लिए वो नाइट्रेट में उसको ही अब्जॉर्ब कर सकता है। अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल थोड़ी जा सकता है, तो वो अब्जॉर्ब होता है नाइट्रेट के रूप में सॉइल से थ्रो। दो सम आर आल्सो टेकन एज, हालांकि कुछ तो ये नाइट्रेट था तो वो नाइट्राइट के रूप में भी लेता है, NO2 माइनस, वो NO3 माइनस था, ये NO2 माइनस है,
और अमोनिया यानी अमोनियम आयन। तो तीनों रूप में ये जो है NH4+ तीनों रूप में इसका अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लेकिन मेनली मेनली किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में होता है, ठीक है। ये बिल्कुल मेनली भी आ सकता है, बताओ कि मेनली किस फॉर्म में एग्जाम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, जब आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो। दो समान आंसर टेकन नाइट्राइट एंड अमोनिया। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाई कौन सा पार्ट्स ऑफ द प्लांट, डैश पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पार्टिकुलरली यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरिस्टेमेटिक होगा या क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक डिफ्यूजन मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। हाँ, यहाँ पे एक्टिव आएगा, मुझे कैच में आ गया, और यहाँ पे मुझे याद आ गया, हाँ आल होगा यहाँ पे, आल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होगा। पार्टिकुलरली यहाँ पे आएगा मेरिस्टेमेटिक, क्या आएगा यहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड मेटाबॉलिकली यहाँ पे आएगा एक्टिव सेल्स। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्या, नाइट्रोजन आपको पता है अमीनो एसिड में होता है, तो यहाँ पे प्रोटीन आ जाएगा, प्रोटीन। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड होगा, ये न्यूक्लिक एसिड होगा। और इसके अलावा ये क्या हो सकता है, ये हो गया प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और ये हाँ हाँ विटामिन्स विटामिन्स। अमीन आ रहा है यानी नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, अमीन, इसका नाम ही अमीन आ रहा है। इसके अलावा और क्या, हार्मोन्स, हार्मोन्स में भी इसका यूज होता है नाइट्रोजन का। तो आप देखिए नाइट्रोजन के बारे में इतना ही कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फॉस्फोरस इज अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ क्या, तो अब देखिए फास्फोरस को अगर अब्जॉर्ब करेगा प्लांट तो फॉस्फेट आयन के रूप में भी अब्जॉर्ब करेगा। तो फॉस्फेट्स आयन होते हैं दो टाइप के, तो यहाँ पे आएगा फॉस्फेट, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ऐसे ही इसका नाम है, दो टाइप में क्या आएगा, H2PO4, H2PO4 पे एक माइनस, देखिए यहाँ पे H2 हो गया, PO4 पे एक माइनस हो गया, लेकिन जब हाइड्रोजन एक होगा तो माइनस तो दो हो जाएगा, तो HPO4 पे दो माइनस। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, H2PO4 पे एक माइनस और H1PO4 पे दो माइनस, तो ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हो कि जब H2 होगा तो माइनस एक होगा, और जब हाइड्रोजन एक होगा तो माइनस दो। फॉस्फोरस इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्या, अरे हाँ, फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन में होता है, क्या बनाता है फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड कैसे बोल सकते हैं उसको, तो फॉस्फोरस जो है सेल मेम्ब्रेन में होता है। सर्टेन सर्टेन प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन, सर्टेन प्रोटीन, हाँ कुछ प्रोटीन्स में फास्फोरस होता है, कुछ प्रोटीन में फास्फोरस होता है, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स में फास्फोरस होता है, आपको पता भी होगा कौन सा अमीनो एसिड्स में। आल न्यूक्लिक एसिड, सारे न्यूक्लिक एसिड तो सारे ही होंगे क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप उसमें होता है। एंड न्यूक्लियोटाइड्स, इसके अलावा किसमें, न्यूक्लियर, आल न्यूक्लिक एसिड्स हैं, आल न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक, हाँ न्यूक्लियोटाइड्स में, अरे न्यूक्लियोटाइड्स में तभी तो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स। एंड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल 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 कौन सा रिएक्शन, रिएक्शंस, हाँ फास्फोरस है तो एटीपी को कैसे बोल सकते हैं, तो फास्फोरस है तो एटीपी है तो फास्फोरिलेशन है, तो फास्फोरिलेशन रिएक्शन, सारे फास्फोरिलेशन रिएक्शन में फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। अगला आता है पोटासियम, आपके बारे में पोटासियम के बारे में मेन आपको पता होगा कि ऑस्मोटिक बैलेंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्टोमाटा को ओपनिंग क्लोजिंग में सारा कुछ इसका यूज है। तो फास्फोरस को ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ये देखिए एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसको एक ही रूप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे, K+, और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और कोई स्टेट में जाता ही नहीं वो, भाई वो एस ब्लॉक का है तो केवल एक ही स्टेट इसका पॉसिबल है, वन पॉजिटिव वाला। इन प्लांट दिस इज रिक्वायर्ड इन मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटीज इन कैसे टिश्यू में, सबसे ज़्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होगा, इसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इसको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए था, तो नाइट्रोजन की तरह पोटासियम होगा ना। इसके अलावा बर्ड्स में, लीव्स में और रूट के टिप्स में, बर्ड्स में, लीव्स में, रूट्स के टिप्स में, इतना अच्छा गाना बन रहा है, राइमिंग आ रही है। और उसके बाद पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन कौन सा बैलेंस, कोई और हो ही नहीं सकता, अनायन कटायन बैलेंस होगा, अनायन कटायन बैलेंस, बैलेंस इन सेल्स, एंड इज इन्वॉल्व इन कौन सा, इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन, हाँ तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में, हाँ अरे पोटेशियम है तो प्रोटीन सिंथेसिस में इसका यूज होता है, ये आप ध्यान रखना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, ये और कुछ नहीं हो सकता, स्टोमाटा के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा,
तो अगर एक कम्प्रीहेंसिव वे में आप खुद से फिल इन द ब्लैंक्स एक बार कर ही रहोगे ना, आपका दिमाग देखिए सारा कुछ कैच करेगा और आप दोबारा इस वीडियो को देखने आएंगे, इस वीडियो को खुद से आप फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। हाँ, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, और ये कहाँ पे ऑफ एंजाइम्स, डैश ऑफ एंजाइम्स, मेंटेनेंस ऑफ, यहाँ पे टर्जिडिटी होगा, ये मुझे पता चल रहा है, पकड़ में आ जा रहा है कि यहाँ पे टर्जिडिटी ऑप्शन होगा। ये से क्या हो सकता है, हाँ एक्टिवेशन होगा, ये एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में इसका यूज होता है पोटेशियम का प्रोटीन सिंथेसिस में, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, ठीक है। कैल्शियम, तो कैल्शियम के बारे में अब देखिए, कैल्शियम भी एस ब्लॉक का है, तो इसका केवल एक ही रूप में एब्जॉर्प्शन हो सकता है, कैल्शियम 2 प्लस जो लिखा भी है। तो प्लांट्स ऑब्जर्व कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन, सिंपल है। कैल्शियम यहाँ पे कैल्शियम फिल कर दो और कुछ नहीं है, कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड क्या होगा यहाँ पे, कैल्शियम दोनों, हाँ मेरिस्टेमेटिक जो नए हैं उनके साथ भी और जो डिफरेंशिएट हो रहे हैं उनके साथ भी कौन रहता है, कैल्शियम। जैसे आप अपने में सोचो तो जो बच्चे हैं उनको भी चाहिए क्या, कैल्शियम, ताकि उनका हड्डी ग्रो कर सके, उनका हड्डी और ज़्यादा ग्रो कर सके, है ना। और जो बूढ़े हैं उनको भी कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में चाहिए ताकि उनका हड्डी मजबूत रह सके, क्योंकि उनको बहुत ऑस्टियोपोरोसिस होता रहता है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि कैल्शियम जो है दोनों को चाहिए, मेरिस्टेमेटिक को भी चाहिए और डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज को भी चाहिए। डिफ्रेंशिएटिंग यानी बूढ़े लोग हो गए, मेरिस्टेमेटिक यानी जवान लोग हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, क्या सिंथेसिस होता है, यही आखिर बनाता है, क्या बनाता है पता आपको, यही वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो धागे नुमा होता है, सिंथेसिस ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ, देखिए एक तो धागे नुमा होता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा सेल वॉल, यहाँ पे होगा सेल वॉल, कैल्शियम पेक्टेट बनाता है, क्योंकि दो सेल वॉल के बीच में कैल्शियम पेक्टेट होता है ना, वो सेल वॉल बनता है, पार्टिकुलरली एज, हाँ यहाँ पे आएगा ना सब, कैल्शियम पेक्टेट इन द क्या, इन द हाँ लैमिला होगा, कोई नहीं लैमिला बोलते हैं, मिडिल लैमिला, हाँ मिडिल लैमिला। देखिए कितना मजा आ रहा है मुझे फिल करने में इसको, आप भी फिल करेंगे इसको खुद से, एक बार में नहीं हो रहा, दोबारा 30 बार होगा, लेकिन होगा मिडिल लैमिला। इट इज आल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ यही मैं बोल रहा था, माइटोटिक स्पिंडल, जो धागे नुमा बोल रहा था ना, यही बोल रहा था, माइटोटिक स्पिंडल। तो माइटोटिक स्पिंडल बनाने में इसका काम होता है। इट एक्यूमुलेट्स इन कैसे लिप्स, ओल्डर लिप्स में एक्यूमुलेट होगा ना, ओल्डर लिप्स में, नए लिप्स में एक्यूमुलेट। देखिए कैल्शियम के बारे में आपको पता होगा कि मोबाइल होता है, मोबाइल होगा तो कैल्शियम जो है ओल्डर लिप्स में एक्यूमुलेट होगा। इट इज एक्टिवेटेड इन द, एक्टिवेटेड नहीं, इट इज इन्वॉल्वड इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक। इट एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम्स हो यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग में भला इसका क्या यूज हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि सेल मेम्ब्रेन में जब फॉस्फेरस होता है, तो जब आप देखो सेल वॉल में इसका यूज हो रहा है, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में भी यूज होता है, ठीक है। सेल वॉल में हो रहा है और सेल मेम्ब्रेन में भी हो रहा है, अंदर भी बाहर भी, जैसे बूढ़ों में जवान में भी होता था यूज इसका, वैसे सेल वॉल में भी हो रहा है, यानी बाहर भी, और अंदर वाले मेम्ब्रेन में भी हो रहा है, यानी सेल मेम्ब्रेन में भी इसका यूज है। तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग को ये इन्वॉल्व होता है उसमें, है ना। इट एक्टिवेट सर्टन क्या, एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, और सर्टेन एंजाइम्स एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये लिखा होगा आई थिंक, हाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और कुछ नहीं हो सकता, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगा, ठीक है। मैग्नीशियम भी अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ क्या, डाइवेलेंट, इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट मैग्नीशियम 2 प्लस। देखिए मैग्नीशियम जो है क्या है, यस ब्लॉक का है, तो केवल एक ही फॉर्म में जा सकता है, अपने वाले स्टेट है नहीं, मैग्नीशियम 2 प्लस। इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स ऑफ क्या, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स ऑफ, देखिए सारा कुछ, मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट आप देख लेंगे, रेस्पिरेशन के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अगर आपको उसके एंजाइम्स कुछ याद हो, अगर आप ईटीएस देखे होंगे तो उसमें आपको याद होगा। फोटोसिंथेसिस का आपने देखा ही आगे, कौन रिबुलोज बाई फास्फेट कार्बोक्सिलेज और पेप कार्बोक्सिलेज को कर रहा था, दोनों एंजाइम्स को। तो यहाँ पे आएगा फोटो, क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस, एंड आर इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ क्या, मैग्नीशियम। देखिए हाँ, अरे अभी तो मैग्नीशियम का राइबोसोम के साथ होता है,
तो हाँ ये आएगा मुझे लगता है, हाँ डीएनए आएगा यहाँ पे। डीएनए को बनाने में भी मैग्नीशियम का यूज होता है, आरएनए को भी बनाने में मैग्नीशियम का यूज होता है। मैग्नीशियम जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ, हाँ हाँ, रिंग स्ट्रक्चर जो होता है क्लोरोफिल का, उसमें होता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल आएगा यहाँ पे। क्लोरोफिल इनहेल्प्स टू मेंटेन, हाँ वो मैं जो बोल रहा था राइबोसोम स्ट्रक्चर, देखिए कितना मजा आया। अपने आप दिमाग कितना बढ़िया से क्लिक करके चला गया। प्लांट्स ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ, ये आपके साथ भी होगा जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे खुद से, तब ऐसे ही बार बार फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप बार बार, पहले आप खुद से इसको सारा फिल करिए, सारा का सारा फिल करिए खुद से। और जब आप फंसे रहेंगे ना, दोबारा दोबारा जब आप इस वीडियो को 2x 3x पर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है। ठीक है। प्लांट्स ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, तो सल्फेट क्या होता है, ये SO4 2- ना होता है, तो SO4 2- आ गया। सल्फर इज प्रेजेंट इन द 2 अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड बताया कौन कौन से होते हैं, मेथियोनिन होता है और सिस्टीन होता है। तो दोनों यहाँ पे आपको फिल करना है। सल्फर जो होता है मेथियोनिन में होता है, मेथियोनिन में होता है, और सिस्टीन में होता है। ठीक है। एंड इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स में है तो देखते हैं क्या। अरे थायोईथर, एच थायोल, अच्छा ये मेथियोनिन, देखिए सिस्टीन में जो होता है, सिस्टीन जो है इसको मुझे ना, एक्चुअली सिस्टीन को मुझे इस साइड लिखना चाहिए था, तभी आ जाएगा थायोईथर के रूप में, थायोल के रूप में सिस्टीन में हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसा रहता है। अगर आपको, आपने वैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आई थिंक, कि मेथियोनिन में थायो ईथर के रहना है। थायो देखिए था आ रहा है इसमें ना, था आ रहा है तो थायो ईथर के रूप में मेथियोनिन में रहेगा, और ऑल के रूप में किस में रहेगा, सिस्टीन में। जिसमें था है उसमें थायोल के रूप में रहेगा, और थायोल के रूप में रहेगा, थियोनिन में थियो, थियो थायो इस तरह से आ रहा है ना, तो ऐसे करके हो गई है। ठीक है। एंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल, क्या आप इसको अगर फिल करोगे तो मेन कंस्टिट्यूएंट, हाँ यहाँ पे सेवरल को एंजाइम्स आएगा, और कुछ आ नहीं सकता। बिल्कुल वही है, सेवरल को एंजाइम्स। इसके अलावा कुछ विटामिन, कुछ विटामिन, विटामिन, विटामिन में क्या, थियामिन सबसे पहले आएगा। थियामिन क्या होता है, थियामिन कौन सा विटामिन होता है, तो B1 होता है, B2 होता है, क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा थियामिन, और इसके अलावा बायोटिन है ना, बायोटिन आएगा, और ये आ जाएगा कोएंजाइम। ये आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको बिल्कुल याद होगा, आप अगर कई बार पढ़े होंगे तो। लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको कई बार इसी वीडियो के थ्रू रिवाइज करते रहिए। आपको एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिए और भरते जाइए, और प्रैक्टिस करिए कि धीरे धीरे एनसीईआरटी को आप साइड में रखते जाओ और केवल वीडियो के साथ फिल करते जाओ। ठीक है। तो फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन हो गया। तो ये सल्फर का यूज होगा। कोएंजाइम, विटामिन, थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम ये, और फेरेडॉक्सिन हो गया। ठीक है। आयरन को देखते हैं ना, आयरन, प्लांट्स ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि आयरन जो होता है वो प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं फेरिक, किस रूप में, फेरिक। ये बहुत, अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए वो फिर 2+ देगा या फिर 3+ देगा, कहेगा कौन सा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। प्लांट जो होता है वो फेरिक के रूप में करता है, क्योंकि आयरन कैसे शुरू होता है, आई से, तो इक, इक फेरिक। आयरन में देखिए IR आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप ना, आयरन क्या आ रहा है, IR आ रहा है, तो फेरिक के रूप में ऑब्जॉर्व करेगा। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में आयरन किस रूप में होता है, फेरस या फेरिक, ये भी पता होना चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड, सारा कुछ को रिलेट करते भी रहिए, है ना। इट इज रिक्वायर्ड इन द लार्जर अमाउंट्स इन कंपेरिजन टू अदर, क्या आयरन क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये। आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बाकी सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन आयरन इसमें है जो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक डैश, क्या ये एब्सेंट लाइक, अच्छा हाँ ये आ गया मुझे, हाँ ये हो जाएगा फेरेडॉक्सिन, लाइक इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरेडॉक्सिन, क्या हो गया फेरेडॉक्सिन। और ये आ गया साइटोक्रोम, साइटोक्रोम्स, इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम, हाँ प्लांट में एक बार फेरिक के रूप में अब्जॉर्ब तो होगा, लेकिन रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो सकता है कभी Fe3+ से, कभी ये चाहेगा तो Fe2+ में भी
या P2+ से या P3+ में भी जा सकता है ना। तभी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है इसका, तभी तो हेल्प करेगा एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन में एंजाइम्स की। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान भी इसका जो है रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। इट एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम। और ये क्या करता है, ये देखिए कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वो जो हमने पहले सोचा था वहाँ पे पीछे वाले में। दिस इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब देखिए क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में भले मैग्नीशियम होता है, लेकिन आयरन की जरूरत है क्लोरोफिल बनाने के लिए। तो ये हो गया सारा का सारा, ठीक है। आगे चलते हैं मैंगनीज। तो मैंगनीज इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, हाँ मैंगनीज इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, इसको बोलते हैं मैंगनेट आयन, मैंगनीज नहीं नहीं मैंगन। देखिए यहाँ पे आयन्स आ रहा है ना, आयन्स, तो आपको याद होना चाहिए मैंगनस आयन होता है, कौन सा, मैंगनस। ये देखो ऐसे ही होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कभी कहेगा मैंगनीट आयन के रूप में मैग्नस ने, तो नहीं भैया, मैंगनीज जो होता है मैग्नस यानी Mn2+, कैसे, अस, अस यानी देखिए यहाँ पे आ रही है यस ई, इसके लास्ट में आ रहा है अस, एक तो आ नहीं रहा है, कहीं पे आ ही नहीं आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नस के रूप में एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि मैंगनीज में यस आता है, ठीक है। ओके, इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन किसमें, फोटोसिंथेसिस। आपको पता होगा मैंगनीज नाइट्रोजन फिक्शन में भी यूज होता है, लेकिन अभी देखिए फोटोसिंथेसिस में भी यूज हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में भी देखिए, रेस्पिरेशन में भी ऐसे ही कौन कर रहा था, ऐसे ही पोटाशियम भी था, फोटोसिंथेसिस में भी रेस्पिरेशन में सारे में यूज हो रहा था, ऐसे ही क्या है मैंगनीज भी है। और इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी इसका यूज है ना, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ये। द डैश डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज, हाँ हाँ यहाँ पे वेल आएगा, वेल डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज इन द फोटोलिसिस, नहीं फोटोलिसिस नहीं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, फोटोलिसिस भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे जो लिखा है मुझे पकड़ में आ रहा है कि स्प्लिटिंग होगा ऑफ वाटर, और क्या यहाँ पे आएगा वेल, वेल 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 सबसे बढ़िया, वेल डिफाइंड ऑफ क्या, वाटर टू लिबरेट क्या, ऑक्सीजन, पानी टूटेगा ऑक्सीजन निकलेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जिंक, जिंक आ गया, तो जिंक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिंक को भी ढकने आती है प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ऑब्जर्व होगा, केवल एक ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिंक 2+, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक में कि जिंक का केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, इसलिए बल्कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स, स्पेशली क्या, स्पेशली जो एक्टिवेट्स करता है जिन एंजाइम्स को, जिन एंजाइम ग्रुप के, उनको होते हैं कार्बोक्सिलेजेज, क्या कार्बोक्सिलेजेज। इट इज आल्सो नीड इन सिंथेसिस ऑफ, ए यार ये ऑक्सीजन होगा, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। जिंक बेचारे के बारे में थोड़ा सा दिए, कॉपर इट इज अब्सॉर्ब्ड, एच क्या 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 क्या, कॉपर है तो कौन सा है, कॉपर है तो कौन सा है, तो कॉपर है तो आर है, आर है तो रिक है, क्यूप्रिक, ठीक है, क्यूप्रस नहीं, कॉपर है। आपको ध्यान रखना है कि कॉपर जो है क्यूप्रिक यानी +2 स्टेट में ऑब्जॉर्व होता है, जैसे आयरन हुआ था, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आर तो इसमें भी आ रहा है, आर तो इसमें भी आ रहा है, क्यूप्रस में भी आ रहा है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, क्यूप्रिस, हाँ ये देखिए कॉपर के शुरू में सी आ रहा है और क्यूप्रिक के लास्ट में भी सी आ रहा है। क्यूप्रस में तो क्या आता है, क्यूप्रस में आता है, ये देखिए यहाँ पे क्यूप्रस के लास्ट में आएगा एस, अस, अस वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू में सी वाला होगा ना, सी से लास्ट हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, तो कॉपर जो है क्यूप्रिक के रूप में जाऊंगा, ऐसे याद रखता हूँ। इट इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल, क्या ओवरऑल, ओवरऑल क्या होगा यहाँ पे, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म होगा क्या, हाँ मेटाबॉलिज्म ही होगा, मेटाबॉलिज्म, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। देखिए ना कॉपर को भाई कितना इंपॉर्टेंस है भाई, हम लोग कॉपर का बिजली दौड़ाने में यूज करते हैं, ये लोग भी यूज कर रहे हैं क्यूप्रिक के रूप में, बिजली क्यूप्रिक, हाँ हाँ देखिए बिजली आई हो जा रहा है, बिजली यहाँ पे क्यूप्रिक हो जा रहा है, ऐसे ही सोच सकते हैं, ठीक है। लाइक 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 इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन, लाइक किसकी तरह, मुझे लग रहा है आयरन की तरह होगा, हाँ क्योंकि आयरन भी, हाँ क्योंकि आयरन भी देखिए रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो सकता है,
अस्सेक में ये भी ऑर्गेनिक। इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन, हाँ रेडॉक्स रिएक्शंस हो गई है, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम डैश टू डैश। क्या कहेंगे इसको, क्यू प्लस से क्यूप्रिक में ना, सी यू प्लस से सी यू प्लस में, ठीक है। ओके फिल कर लिया। आप बाकी देखिए, एक मिनट इसको पॉज करके जरा फिल कर दिए। बोरॉन पे चलते हैं। तो बोरॉन जो है ऑब्जॉर्व होता है दो फॉर्म्स में ना। कौन कौन से दो फॉर्म्स हैं, देखिए इसको ऐसे लिखिए BO3, देखिए बी लिखेंगे आप तो 3 बनेगा, तो BO3 पे 3 माइनस, ठीक है। और B4 3 के बाद 4 आता है, B4O7 और 4 3 7 होता है, तो B4O7 पे 2 माइनस, ठीक है। तो जब जब देखिए बोरान जो है दूसरी बार आया, तो दूसरी बार आया है, पहला ये था दूसरा ये है, तो दूसरा के लिए 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस, यहाँ पे 3 माइनस था, यहाँ पे 2 माइनस हो गया। और B4O7 इसका 2 B4 हो गया, 3 के बाद 4 आता है इसलिए, और 4 3 7 होता है, तो B4O7 2 माइनस। आप जैसे मंत्र याद करो, मैं कुछ रिलेट कर रहा था लेकिन मुझे डायरेक्ट याद है। BO3 पे 3 माइनस, B4O7 पे 2 माइनस, ठीक है। बोरान इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोरान किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बोरान जो है कैल्शियम 2 प्लस के अपटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में इसका, हाँ सारा मेम्ब्रेन वाला जो भी चीज़ है, अभी देखेंगे आप पॉलन जर्मिनेशन में भी एक है, देखिए ना पॉलन जर्मिनेशन, वहाँ भी मेम्ब्रेन का ही खेल होता है, कंपेटिबिलिटी इनकम्पेटिबिलिटी का, पॉलन जर्मिनेशन। और ये क्या हो सकता है, सेल सेल सेल, हाँ सेल एलोंगेशन था यहाँ पे, सेल एलोंगेशन, और ये हो जाएगा सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, और कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन। फिर आएगा क्या आएगा, मॉलिब्डेनम, हाँ मॉलिब्डेनम, प्लांट्स ऑब्टेन इट इन द फॉर्म, मॉलिब्डेनम को देखिए मैंगनीज को मैंगनस में किया था, तो मॉलिब्डेनम को मॉलिब्डेट में करेगा, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो मॉलिब्डेट, आप कोई तरीका अपना बनाओ मॉलिब्डेट कैसे कौन ऑब्जर्व हो रहा है, और उसको याद रखो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन भी खूब होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि आप गए, और जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वही वो लोग पूछते भी हैं। तो MO2O2 पे 2 प्लस ये होता है मॉलिब्डेट, ठीक है। इट इज कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, इट इज कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, हाँ ये आएगा नाइट्रोजिनेज, यहाँ पे सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज होगा, आई थिंक नाइट्रेट होगा, हाँ रिडक्टेज आ रहा है तो नाइट्रेट होगा, तो ये है नाइट्रेट, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों विभाग वाले दयाले, तो नाइट्रोजिनेज और तो मॉलिब्डेनम का देखिए कितना यूज है ना, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, बोथ ऑफ व्हिच पार्टिसिपेट इन किसमें, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है ठीक है ठीक है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन इट इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या, कोई और हो ही नहीं सकता भाई, हेलोजन है तो एक ही ऑक्सीडेशन हो सकता है क्लोराइड वाला, अलॉन्ग विथ क्या, अलॉन्ग विथ किसके साथ ये जाता है, आपको पता होगा जब हम लोग डाइजेशन पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेशन, तो भी पता होगा कि सोडियम क्लोरीन जो है सोडियम के पीछे पीछे जाता है, तो सोडियम प्लस और पोटाशियम प्लस के पीछे पीछे, यानी उसके साथ अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द क्या, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड द क्या, एंड द डैश डैश, हाँ ये हुआ अनायन कैटायंस, अरे अनायन कैटायन बैलेंस में भी यूज होता है, जैसे पोटासियम यूज होता है तो पोटासियम के साथ क्लोरीन जा रहा है, वो भी अनायन कैटायन बैलेंस को बनाएगा, है ना, बैलेंसिंग सेल्स। इट इज एसेंशियल फॉर, हाँ फिर से आ गया वाटर स्प्लिटिंग में भी, जैसे मॉलिब किसका यूज होता है, मैंगनीज का ना, मैंगनीज का, वैसे ही क्लोरीन का भी होता है, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन दैट लीड टू क्या बोले जन, ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है सोचो, तो क्लोरीन सारा उसमें हेल्प कर रहा है ना। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, ये पढ़ लेते हैं, आज इस चैप्टर को खत्म करके ही रहेंगे ना। वेन एवर द सप्लाई, इसको आप पहले से फिल करो, सारा ऐसे नहीं कि होता, मैं
फिल करूंगा, बट पॉज करके आप फिल करूँ। व्हेनेवर द एसेंशियल सप्लाई ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स बिकम लिमिटेड, प्लांट ग्रोथ इज क्या रिटार्डेड कहेंगे, रिटार्डेड, है ना। प्लांट ग्रोथ क्या होगा, जब भी एसेंशियल एलिमेंट आप नहीं दोगे तो प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। द कंसंट्रेशन ऑफ द क्या, हाँ एसेंशियल एलिमेंट होगा यहाँ पे, एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिकॉर्डेड, उसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। द एलिमेंट इज सेट टू बी dash when present grow when present below the critical concentration। हाँ कहेंगे कि एलिमेंट जो है डेफिशिएंसी है, एलिमेंट इज डेफिशिएंट, हाँ एलिमेंट की डेफिशिएंसी यानी एलिमेंट इज सेट टू बी डेफिशिएंट when present below the critical, जब क्रिटिकल कंसंट्रेशन कम होगा। since each plant has one or more specific क्या होगा ये, स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल होगा क्या, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होगा, हाँ मैं सही पकड़ रहा हूँ, स्ट्रक्चरल ही हो सकता है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इन प्लांट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट्स शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। और जब उनकी एब्सेंस होगी, उनकी कमी भी होगी, तब भी प्लांट्स क्या करेंगे, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाएंगे। और यही दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर क्या कहते हैं, इंडिकेटिव होगा क्या, डैश ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसीज एंड अदर डेफिशिएंसीज। यहाँ पे तो आएगा सिम्टम्स, मुझे पता है, इसी को कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स, दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर, क्या आएगा यहाँ पे, इंडिकेटिव आएगा, इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसी का, इन्हीं को कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम, deficiency symptoms vary from deficiency symptoms vary from dash, deficiency symptoms vary from dash, तो फ्रॉम टू एलिमेंट। अच्छा वो एलिमेंट टू एलिमेंट लिखना चाहते हैं वो, कि भाई हर एलिमेंट का अपना अपना डेफिशिएंसी सिम्टम्स अलग होगा ना, वही वो कहना चाहते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं वेरी फ्रॉम एलिमेंट, क्या होगा, एलिमेंट होगा ना, एलिमेंट टू एलिमेंट, एंड दे व्हेन द डेफिशिएंट, अच्छा दे डिसअपीयर होगा, कि वो सारे जो हैं खत्म हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, वो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। जब क्या करेंगे हम, डेफिशिएंट मिनरल को, डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट जो है उसको प्रोवाइड कर देंगे प्लांट को। हाउएवर इफ डैश कंटिन्यूज इट मे इवेंचुअली लीड टू डेथ होगा, डेथ ऑफ प्लांट, तो यहाँ पे होगा डेथ। और यहाँ पे जो सबसे अच्छा वर्ड हो सकता है वो है डिप्रीवेशन, तो मुझे लग रहा है वही होगा, कि कमी जो होती है, कमी अगर बनी रही तो वो बेचारा मर जाएगा, डेथ। ठीक है, आगे चलते हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट शो डिफिशिएंसी सिम्टम्स, यहाँ पे सिम्टम ही आएगा, डिफिशिएंसी सिम्टम्स also depend on of the dash of the element in the plant, dash of the element M से dash of the, अच्छा, कौन से प्लांट में पार्ट में हो रहा है डिफिशिएंसी, ये मोबिलिटी पर डिपेंड करेगा, कि मोबाइल है कि ये मोबाइल है, उसी पर डिपेंड करेगा कि कौन से प्लांट पार्ट में हो रहा है ये डिफिशिएंसी। ठीक है, फॉर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज, जो बहुत अच्छे से मोबिलाइज हैं विद इन द प्लांट्स, एंड आर एक्सपोर्टेड या ट्रांसपोर्टेड कहेंगे, एक्सपोर्टेड उनसे लिखा है एनसीईआरटी में, एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यूज, यंग डेवलपिंग टिश्यूज, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनका द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यूज, उनमें जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होगा पहले किसमें आएगा, ओल्डर टिश्यूज में। अगर मोबाइल हो जा रहा है तो ओल्डर में से भाग जाएगा, तो डेफिशिएंसी ओल्डर में आएगा, कमी पड़ेगी तो ओल्डर में से निकल के भागेगा,
भाई नए लोगों को सपोर्ट करना जरूरी है ना, बूढ़े लोग तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को बचाना जरूरी है। जैसे टाइटेनिक मूवी में हुआ था, औरत को बचाओ बच्चे को बचाओ। फॉर एग्जाम्पल द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन मोबाइल है, नाइट्रोजन आएगा, और क्या आएगा, पोटासियम आएगा, पोटासियम भी मोबाइल होता है, तो नाइट्रोजन हो गया, पोटासियम हो गया। इसके अलावा मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आएगा यहाँ पे। आर विजिबल फर्स्ट इन द सेमिसेंट, जो बूढ़े लोग हैं उनमें पहले दिखेगा। इन द ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन। ओल्डर लीव्स में क्या होता है, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनको लिए हुए वो टूट जाते हैं, मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू एंगर, और नए में चले जाते हैं। Organism will tend to appear first in the young tissue whenever the elements are relatively हाँ हाँ, रिलेटिवली ही मोबाइल होगा। अगर रिलेटिवली ही मोबाइल है वो, तो पहले जो है नए लोगों में उनका इफेक्ट दिख, नए पत्तों में उसका, नए टिश्यूज या पत्तों में उसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मेच्योर ऑर्गन, जब मोबाइल है तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स लाइक, सबसे इसमें जो आता है वो आता है सल्फर, हालांकि इसको कई बार मोबाइल भी कह देते हैं। सल्फर, और दूसरा क्या हो सकता है, ये सी, यानी सी यानी कैल्शियम होगा, पता भी होना चाहिए। आर इन पार्ट ऑफ ट्रांसस्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल एंड हेंस आर नॉट इजिली रीमोबिलाइज्ड होगा। री आर से क्या हो सकता है यहाँ पे, सबसे अच्छा वर्ड रीमोबिलाइज्ड होगा या फिर रिलीज होगा, रिलीज ही होगा। दिस एस्पेक्ट ऑफ, भाई छोड़ नहीं रहा है ना उसको, वहाँ से बूढ़े लोग उसे छोड़ नहीं रहा, कह रहे मैं नहीं दूंगा। जैसे बूढ़े लोग अपना लाठी लेके नहीं छोड़ते, लाठी छोड़ते हैं क्या, नहीं छोड़ते। बूढ़े लोग मर जाते हैं लेकिन हड्डी उनका जल्दी नहीं गलता, तो कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जैसे बूढ़े लोग सल्फर खूब खाते हैं, प्याज खूब खाते हैं, उसमें सल्फर होता है, तो सल्फर भी होगा। तो बूढ़े लोग अपना लाठी नहीं छोड़ते, और अपना शॉल जो होता है वो नहीं छोड़ते, तो सल्फर और कैल्शियम। लाठी कैल्शियम की तरह काम करेगा, जब उनका हड्डी टूटने लगता है तो लाठी जो होता है उनके लिए हड्डी का काम करता है, यानी कैल्शियम का काम करता है। दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस टू, ये एस्पेक्ट कि कौन मोबाइल है कौन ही मोबाइल है, ये एस्पेक्ट बहुत ही, मिनरल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस का है किसमें, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा किसको होगा, जो खेती करेगा। तो एग्रीकल्चर में पता होना चाहिए कि भाई कौन सा न्यूट्रिएंट दें किसके लिए, कौन सा नहीं दें। अगर आपको पता है कि नए पत्तों में प्रॉब्लम दिख रही है, पुराने पत्तों में, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किसका कमी हो सकता है, आप तो आइडिया लगा ही लोगे, है ना। तो एग्रीकल्चर और जो भाई फलों की खेती कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में भी सही हो जाएगा। काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्पटम्स शोन इन प्लांट्स इंक्लूड, तो डेफिशिएंसी सिम्पटम्स जैसे हम लोगों में तो बुखार हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में क्या टेम्परेचर थोड़ी बढ़ता है, उनका क्या होता है, उनके पत्तों के रंग से जैसे क्लोरोसिस हो जाएगा, पीले पड़ जाएंगे बेचारे, उनके जो पत्ते हैं काले पड़ जाएंगे तो निक्रोसिस, पीले पड़ जाएंगे क्लोरोसिस, काले पड़ जाएंगे तो निक्रोसिस। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्लांट बेचारा छोटा ही बौना रह जा रहा है। प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, अपने पत्तियां गिरा दिया, है ना, पत्तियां उसकी गिरने लगी, उसके बर्ड्स गिरने लगे। एंड इनिबिशन ऑफ क्या हो सकता है, ये सी डी, सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन, अब उसका सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी सेल डिवीजन नहीं हो रहा होगा। क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्या, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, भाई क्लोरोफिल की उसमें कमी हो जा रही है, यही है क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग, और पीले पड़ जा रहा है बेचारा। दिस सिम्टम इज कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स। सबको आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होना चाहिए। तो इसके लिए वही, हाँ, बायोहैक का जो ट्रिक है अगर आपको पता हो तो वो है नेपोलियन, नेपोलियन काका मांगे ऐसा करके है, मांगा मैग्नीशियम है, मांगे मांगे सल्फर है क्या, मांगे सल्फर, आयरन भी है, फिर और मैंगनीज, मैंगनीज और जिंक, जन 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 मोलिब्डेनम। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आपका कोई ट्रिक होगा, यूट्यूब से आप सर्च करो, कैसे भी इसको याद कर लो कि क्लोरोसिस किसकी तरह कमी से होता है। लाइकवाइज नेक्रोसिस, और बिल्कुल नेक्रोसिस की तरह, लाइकवाइज नेक्रोसिस और डेथ हो गई, ये लाइकवाइज नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस का मतलब ही होता है डेथ। अब ये
ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम लोग, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यूज, डेथ ऑफ टिश्यूज। तो डेथ ऑफ टिश्यूज पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली कौन से, पार्टिकुलरली लीफ टिश्यूज, ज़्यादातर लीफ टिश्यूज मरने लगते हैं तो नेक्रोसिस होता है। अब ये क्यों होता है, इसका भी आपको पता होना चाहिए कि ये 4 लोगों की कमी से होता है। या तो कैल्शियम कमी हो जाए, या तो मैग्नीशियम का, या कॉपर का, या पोटासियम का। इन ये कॉपर है, तो कॉपर का कमी या इन सब का कमी हो जाने से, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ, है ना। तो कॉपर की कमी या पोटासियम की कमी, इन सब की कमी से क्या हो सकता है, क्या, नेक्रोसिस। और इसका जो बायोलॉजिकल ट्रेक है वो शायद एक कार 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 में कुत्ता काटे, हाँ कार में कुत्ता काटे ऐसे कहते हैं। लैक ऑफ, वो भी क्या है, अच्छा सोचते हैं कार में कुत्ता काटे, लैक, लैक और अच्छा, आप भी ऐसे ही ट्रिक बनाओ जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, जो सोचने में मजा आया जिसको, तो याद रह जाता है, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। ये सब याद करने की ट्रिक है एक टाइप की। तो लैक और लो लेवल ऑफ डैश डैश एंड डैश 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 कॉजेज द इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। हाँ, ये होगा न, न कसमो, ये होगा नाइट्रोजन पोटासियम सल्फर मोलिब्डेनम, ठीक है। न कसमो ने इसको साथ किया है, इन्हीं की कमी से क्या होता है, सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। सम एलिमेंट्स लाइक, इसमें आता है नस्म, ये डिले फ्लावरिंग कर रहा है तो इसमें आएगा नाइट्रोजन सल्फर और मोलिब्डेनम, ठीक है। डिले फ्लावरिंग इन दियर कंसंट्रेशन, इफ देयर कंसंट्रेशन इन प्लांट्स इज क्या, कम हो जाएगा, क्या कहेंगे तो मैंने लो हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो फिर यू कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट कैन कॉज, क्या डेफिनेशन, ये भी कोई बात हुई डेफिनेशन। एंड द सेम सिम्टम्स में नहीं, यहाँ पे देखिए कंसेप्ट है, यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होगा, यहाँ पे आएगा मल्टीपल, क्या आएगा, मल्टीपल, मल्टीपल सिम्टम्स। भाई एक ही एलिमेंट के कारण मल्टीपल सिम्टम भी हो सकते हैं। आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन जो है क्लोरोसिस भी करा रहा है, नाइट्रोजन नेक्रोसिस भी करा रहा है, पोटासियम का भी यही हाल है। ऐसे ही नाइट्रोजन आपका सेल डिवीजन को भी इनहिबिट कर सकता है, सेल फ्लावरिंग को भी डिले कर सकता है। तो एक ही जो एलिमेंट है वो मल्टीपल सिम्टम्स को दिखा सकता है। एंड दैट द सेम सिम्टम्स मे बी कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द सेम सिम्टम्स मे बी, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि सेम सिम्टम जो है वो कई 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 अलग अलग एलिमेंट्स के डिफिशिएंसी के वजह से भी हो। तो यहाँ पे आएगा वर्ड सेवरल, इंसियाटिन जैसा कहा है, सेवरल डिफरेंट एलिमेंट, हेंस टू, इसीलिए हेंस टू डैश द डेफिशिएंट एलिमेंट हेंस टू स्टडी all the all the dash developed in all the various parts of the plant and compare them with the available dash tables। अच्छा, तो इतना ढेर सारा है इसमें। hence to यहाँ पे आएगा भाई, सही सही आइडेंटिफाई आपको कर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे सिम्टम्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या, सारे सिम्टम्स पढ़ने पड़ेंगे। डेवलप्ड इन ऑल द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड कंपेयर देम विद द अवेलेबल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेबल। आपके पास स्टैंडर्ड टेबल होगा, जो आप खेती कर रहे हो उनके पास स्टैंडर्ड टेबल होना चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भैया कौन सी एलिमेंट की कमी के कारण प्रॉब्लम आ रही है। सारा सिम्टम्स को मिलाएंगे, जो सिम्टम्स के साथ ज़्यादा मैच करेगा कहेंगे भैया आइडेंटिफाई हो गया। वी मस्ट बी अवेयर दैट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स, अरे वी मस्ट ऑल्सो बी अवेयर, इस बात का भी ध्यान रखना, दैट डिफरेंट प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड। देखिए भैया डिफरेंटली आएगा यहाँ पे, टू द डिफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट का हो रहा है तब भी आपको देखना पड़ेगा कि प्लांट कहीं दूसरा तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्लांट भी सेम डिफिशियंसी एलिमेंट का भी डिफिशियंसी सिम्टम अलग अलग दिखाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। इतना कुछ कम्प्लेक्स हो जा रहा है यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन इतना आसान नहीं है, स्टैंडर्ड टेबल चाहिए और सारा कुछ बातों का ध्यान रखना होना चाहिए, ठीक है। टॉक्सिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली बात होती है मैंगनीज टॉक्सिसिटी की। हाँ तो देखते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज, जो हो इच डैश इन लो अमाउंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना, तो माइक्रो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि ऑलवेज, हमेशा
ऑलवेज इन लो अमाउंट, हमेशा जो है लो अमाउंट में, विथ while their dash decrease cause the deficiency symptoms in moderate। यहाँ पे होगा बहुत थोड़ा सा भी, अगर मतलब बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन अगर उनका कमी थोड़ा से भी मॉडरेट डिक्रीज भी हो जाए, उनमें थोड़ा भी डिक्रीज हो जाए, मॉडरेट डिक्रीज भी हो तो उनमें डिफिशियंसी सिम्टम्स उनकी वजह से आ जाता है। एंड मॉडरेट इंक्रीज, अगर थोड़ा सा बढ़ जाए बहुत प्रॉब्लम है भाई। किसके साथ? माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ प्रॉब्लम है, ये माइक्रो के साथ नहीं। तो टॉक्सिसिटी किसकी होती है? माइक्रोन्यूट्रिएंट की, माइक्रोन्यूट्रिएंट की नहीं। तो ये भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एक टाइप से, है ना। मॉडरेट, अगर मॉडरेट इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी। थोड़ी सी कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम कि भैया डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ गए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स देयर इज ए, क्या कहेंगे, नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच द एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम, जहाँ पे एलिमेंट्स जो है ऑप्टिमम है। कौन से एलिमेंट्स? ये एलिमेंट्स हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए हैं। एनी मिनरल एंड कंसंट्रेशन इन टिश्यूज दैट रिड्यूस द, यहाँ पे फिर से बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो वेट पर आ रही है यहाँ पे आपको, मुझे तो बिल्कुल याद है, आपको भी याद होना चाहिए, है ना। ये कौन सा वेट है भैया? यहाँ पे ड्राई वेट है या फ्रेश वेट है? तो यहाँ पे ड्राई वेट आएगा। ड्राई वेट ऑफ द टिश्यूज बाई कितना परसेंट? तो 10%। 10% से अगर घट जा रहा है कंसिडर टू बी टॉक्सिक, तब उसे टॉक्सिक कहेंगे। सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी, ऐसे जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है वेरी करता है, ये बदलता रहता है। वेरी डैश अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ये वहाँ पे वर्ड आता है वाइडली, बहुत ज़्यादा वेरी करता है भैया डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। अब भाई आगे ये ना भी करें कि डिफरेंट प्लांट के लिए भी, यही तो प्रॉब्लम है, इतना कम्प्लेक्स हो जाता है। तो डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। ठीक है, द डैश सिम्टम्स आर डैश टू आइडेंटिफाई, द डैश सिम्टम्स आर डैश टू सिम्टम्स। तो ये हो गया डेफिशिएंसी सिम्टम्स। आप देखिए इसको ध्यान रखने, नहीं टॉक्सिसिटी, सॉरी डिफिशिएंसी नहीं, डिफिशिएंसी वाला तो थोड़ा आसान होता है, टॉक्सिसिटी वाला और वाला क्या और ज़्यादा कम्प्लीट हो जाता है। टॉक्सिक सिम्टम्स आर difficult to identify। Toxicity levels for any elements also vary for different plants। अब देखिए हर प्लांट्स के साथ भी अलग अलग केस है, तो इसीलिए इसमें जो है बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। Many times excess of an element may inhibit the डैश ऑफ अनदर एलिमेंट। यहाँ पे आएगा may inhibit the uptake। आपको याद होगा कि मैंगनीज किसकी अपटेक प्रॉब्लम करता है? अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। इसीलिए तो डिफिकल्ट हो जाता है टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना। भाई डिफिकल्ट तो डिफिशिएंसी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना भी है, लेकिन टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल द प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ। अब यहाँ पे बात आएगी मैंगनीज, मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि कौन हो सकता है। एक ही टॉक्सिसिटी की बात की गई, मैंगनीज टॉक्सिसिटी, है ना। इज द अपीयरेंस ऑफ डैश स्पॉट्स। कौन सा स्पॉट्स? सराउंडेड बाय क्लोरोटिक बीन्स। तो ये कौन सा स्पॉट है आपको पता होना चाहिए। ये होते हैं ब्राउन स्पॉट्स। कैसे होते हैं? ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक बीन्स। अब इसका कई बार एमसीक्यू में क्या कर सकता है, उल्टा कर देगा, कहेगा अपीयरेंस ऑफ क्लोरोटिक स्पॉट्स बाय सराउंडेड बाय ब्राउन बीन्स। तो ऐसा नहीं होगा ना, ब्राउन स्पॉट्स होंगे क्लोरोटिक बीन्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैंगनीज कम्पीट्स, मैंगनीज क्या करता है? कम्पीट करता है किसके किसके साथ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि 3 लोगों के साथ इसका इंटरफेरेंस होता है, लेकिन डैश एंड डैश के साथ और अपटेक किसके किसके साथ? अपटेक किस लिए कर सकता है? एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम्स। ये मुझे डायरेक्ट याद है, बाइंडिंग विथ एंजाइम्स हो गए यहाँ पे, विथ एंजाइम्स। और यहाँ ऊपर वाला जो है अपटेक के लिए, भाई अपटेक के लिए किसके साथ करता है? तो अपटेक के लिए यहाँ पे आता है आयरन और मैग्नीशियम। आयरन को कहता है भैया तुम बहुत ज़्यादा वजन हो, लोहे में वो कम होता है, आयरन काहे ऊपर चढ़ा जा रहा है? आयरन को तो नीचे होना चाहिए।
आयरन को कौन रोकता है? मैंगनीज रोकता है, आयरन को नीचे भगाता है, अपटेक नहीं होने देता। और मैंगनीज जो है मैग्नीशियम को भी अपटेक नहीं होने देता। कहता है भाई कंपटीशन है, मैंगनीज मैग्नीशियम दोनों का नाम एक ही जैसा है, तो उसका कंपटीशन होता है। कहता नहीं तुम नहीं जाने दूंगा, आयरन को नहीं जाने देता, मैग्नीशियम को नहीं जाने देता, है ना। ठीक है। मैंगनीज क्या कहता है? मैंगनीज क्या कहती है आई में दोनों को दौड़ाती है, कहती है आई में यानी आयरन और मैंगनीज को दौड़ाती है, ऊपर मत जाओ, मैं जाऊंगी ऊपर, मैं आई, ऐसे आप पूछ सकते फॉर अपटेक एंड विथ मैग्नीशियम फॉर। लेकिन मैग्नीशियम के साथ, केवल मैग्नीशियम के साथ। देखो मैग्नीशियम और मैंगनीज का नाम एक ही जैसा है, तो उनका स्ट्रक्चर भी आप ऐसे समझो कि एक ही जैसा होता होगा, इसीलिए एंजाइम से बाइंड करने में इनका कंपटीशन होता है। मैंगनीज आल्सो इनहिबिट। अब इसके साथ अभी इसने छोड़ा नहीं है, अभी ये कैल्शियम के साथ भी इंटरफेरेंस करेगा। मैंने कहा ना 3 लोगों के साथ, तो मैग्नीशियम और आयरन के साथ तो हो गया, अब कैल्शियम के साथ क्या करेगा? इन ट्रांसलोकेशन टू शूट। क्या शूट? एक्स। सबसे ऊपर जाने में भी इसको प्रॉब्लम है, कहता है सबसे ऊपर तो मैं ही जाऊंगा। कैल्शियम को भी कहता है भाई कैल्शियम, क्या कैल्शियम भाई तुम तो वजन बढ़ाने के काम आते हो, तुम क्यों ऊपर चढ़े जा रहे हो? कैल्शियम जो मिट्टी में मिले रहो, कैल्शियम जो तुम क्यों ऊपर चढ़े जा रहे हो? सूट अपेक्स पे चढ़ने के लिए भी परेशान करता है कैल्शियम को। ये बहुत, इसको जो मैंगनीज है इसको बहुत जलन होती है। जब मैंगनीज और आयरन ऊपर चढ़ मैग्नीशियम और आयरन ऊपर चढ़े थे, तो मैंगनीज कहती है आई में चिल्लाती रहती है, यानी मैग्नीशियम और आयरन को कंफ्यूज करती है कि तुम मत ऊपर चढ़ो। और कैल्शियम को भी कंफ्यूज करती है, भैया बहुत ज़्यादा ऊपर मत चढ़ो, कैल्शियम तुम हल्के हो। आपको पता होगा कैल्शियम जो होता है हल्का होता है, तो उसे डर लगता है कि कैल्शियम सबसे ऊपर न चला जाए, एपेक्स पे न चला जाए, शूट के एपेक्स पे। तो उससे भी कंपटीशन होता है। और ऐसे याद रखो कि मैग्नीशियम और मैंगनीज का नाम एक ही जैसा है, तो शायद स्ट्रक्चर भी एक ही जैसा होगा, तो कंपटीशन होगा इन दोनों का किसमें? एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए। ऐसे याद रख सकते हो, बड़ा मजेदार तरीका है याद करने का। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैंगनीज, इसीलिए अगर मैंगनीज का एक्सेस हो जाए तो क्या होगी? में इंड्यूस डिफिशियंसी ऑफ डैश डैश एंड डैश। क्या क्या हो सकता है भाई? तो आयरन हो गया, 3 लोग हो गए, आयरन हो गया और मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीज तो मैग्नीशियम और क्या कैल्शियम। अगर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो जाए तो कैल्शियम को भी नहीं जाने देगा, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आयरन का भी हो जाएगा। थस व्हाट अपीयर्स एज सिम्टम्स ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी। अगर आपको लग रहा है कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी है, तो एक्चुअली में वो कुछ और नहीं, वो डिफिशियंसी सिम्टम्स है। वो जो एक चीज का टॉक्सिसिटी है, वही दूसरे का क्या है? डिफिशियंसी है। किसका किसका? आयरन का, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का। फिर वही बात, कैन दिस नॉलेज बी ऑफ सम इम्पोर्टेंस टू फार्मर? हाँ, फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। अगर आपको लग रहा है कि आयरन की डिफिशियंसी है, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की, और आप सप्लाई कर रहे हो, तब भी जो है वो डिफिशियंसी सिम्टम्स जा नहीं रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम आयरन भी दे रहा हूँ, मैग्नीशियम भी दे रहा हूँ, कैल्शियम भी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है डिफिशियंसी सिम्टम्स बने हुए हैं, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है सप्लाई करने पर भी। यानी आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम की कमी नहीं है, जरूर मैंगनीज का एक्सेस हो गया है, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी है ये है। और इवन ऑफ यू, हाँ, अगर मैं किचन गार्डन में आया तो मुझे मेरे लिए भी काम का बोझ है ना। और फिर अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्या? मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, कि भाई एब्जॉर्प्शन कैसे होता है एलिमेंट्स का, इसका मैकेनिज्म। तो इसको एक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और अभी जो है यहीं पे रोक देते हैं। अगला जो है वो मैग्नीज मैकेनिज्म होगा, उसके बाद नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। फटाक फटाक फटाक।